गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स या चैप्टर 6 कॉस्ट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कॉस्ट फंक्शन कहेंगे किसको। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट इनपुट्स की जरूरत पड़ती है और कितना इनपुट लगाएंगे तो कितना आउटपुट आएगा, इस रिलेशनशिप को स्टडी हम लोग किए थे। उस इनपुट को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन में कितना टोटल अमाउंट हमारा इन डिफरेंट इनपुट्स पे खर्च होगा उसी को हम लोग कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट कि एक पर्टिकुलर यूनिट का प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए हमारा टोटल कॉस्ट जो है यानी टोटल इनपुट्स पे कितना अमाउंट खर्च होगा। तो जो हमारा इनपुट खरीदने में पैसा खर्च होता है उसको हम सिंपली प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, या सिंपली सिर्फ कॉस्ट भी बोला जाता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया टाइम पीरियड के आधार पर। जैसे हम लोग पढ़े थे कि दो तरह के इनपुट्स होते हैं। शॉर्ट रन इनपुट में दो इनपुट होता है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, और उसी तरह लॉन्ग रन में सारे फैक्टर चेंज होते हैं इसलिए वहां से वेरिएबल फैक्टर होते हैं। उसी तरह से कॉस्ट भी हमारा दो हिस्सों में बटेगा, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को मिला के जो टोटल हमारा खर्च होता है उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। यानी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, and long run total cost is equal to total variable cost because there is only one factor, that is variable factor, and any expenditures incurred on acquiring of variable factor is called variable cost. तो एक एक करके हम दोनों के नेचर के बारे में समझेंगे। पहला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड फैक्टर को एक्वायर करने में जो भी अमाउंट खर्च होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। यानी एक्सपेंडिचर्स incurred on acquiring fixed factors. ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स को एक्वायर करने में जो भी हमारा खर्च होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट उसको बोलते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि शॉर्ट रन में हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट whatever the level of output is. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। शेड्यूल में देखिए दिखाया गया है कि एक फर्म जो है वो डिफरेंट आउटपुट लेवल का प्रोडक्शन कर रही है। इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दिस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंटिन्यूज टू सेम ₹20 whatever the level of output is। एक यूनिट का प्रोडक्शन हो, 2 यूनिट का प्रोडक्शन हो, 3 यूनिट का हो या 4 यूनिट का हो, हर एक जगह पे आपका फिक्स कॉस्ट का फिगर जो है वो कांस्टेंट है। और इस वजह से हमारा जो फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हमारा फिक्स कॉस्ट होगा, इधर आउटपुट होगा। आउटपुट 0 है तो भी हमारा फिक्स कॉस्ट 20 है, आउटपुट 1 हो गया तो भी 20, 2 पे भी 20, 3 पे भी 20 और
4 PB20। यानी हर एक आउटपुट लेवल पे FC कांस्टेंट होने की वजह से जो फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप हुआ ये परफेक्टली इलास्टिक हुआ, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फिक्स कॉस्ट यानी TFC कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अभी कुछ डिफरेंट कॉस्ट के बारे में पढ़े। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट फंक्शन का मीनिंग देखें कि एक पर्टिकुलर यूनिट के प्रोडक्शन पे हमारा जो कॉस्ट होता है तो कितना कॉस्ट होगा, इस रिलेशनशिप को ही हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। जो भी प्रोड्यूसर डिफरेंट इनपुट्स खरीदता है, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में खरीदे, लेबर को वेजेस देने के रूप में खरीदे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे, या फिर मशीनरीज खरीदे, कैपिटल गुड्स खरीदे, इन सब के खरीदने पर जो भी पैसा खर्च करता है प्रोड्यूसर, उन सबको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। टाइम पीरियड के बेसिस पे इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरा लॉन्ग रन कॉस्ट। क्योंकि शॉर्ट रन में दो तरह के इनपुट होते हैं, इसलिए दोनों को खरीदने में जो पैसा खर्च होगा उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानेंगे। फिक्स फैक्टर को खरीदने में जो पैसा खर्च होगा उसको फिक्स कॉस्ट कहेंगे, और वेरिएबल फैक्टर को खरीदने में जो पैसा खर्च होगा उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। जैसे मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी खरीदने पर हमारा चूंकि मशीनरी एक फिक्स फैक्टर है तो उस पर जो हमारा पैसा खर्च होगा हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया। लैंड एक्वायर करते हैं, लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, उस पर जो पैसा खर्च होगा उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहेंगे। उसी तरह से जो हमारा परमानेंट स्टाफ है उनको जो हम लोग पेमेंट करते हैं सैलरी के रूप में, वो हमारा फिक्स कॉस्ट है। तो इस तरह से जो है फिक्स फैक्टर को एक्वायर करने में जो भी पैसा खर्च होगा उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहेंगे। और फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है कि आउटपुट लेवल आपका कुछ भी हो, चाहे वो 0 हो या 10 यूनिट हो, 20 यूनिट हो, 50 यूनिट हो, वट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट इज, फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूज टू सेम। तो फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट होता है, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि डिफरेंट आउटपुट लेवल पे हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, और इसी वजह से फिक्स कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल फैक्टर को हायर करने में, एक्वायर करने में जो भी पैसा खर्च होता है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कैजुअल लेबर का जो वेजेस देंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे करते हैं, तो इस तरह से जो वेरिएबल इनपुट्स होते हैं उनके एक्वायरिंग में जो भी पैसा खर्च होगा उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है कि जब आउटपुट लेवल 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होता है, और चूंकि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर हमारा बढ़ते जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, यानी आउटपुट जो है वो वेरिएबल फैक्टर से अफेक्टेड होता है, इसलिए वेरिएबल फैक्टर बढ़ने का मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ते जाता है यानी वेरिएबल फैक्टर का हमारा यूज बढ़ते जा रहा है, और इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो हमारा बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़े थे कि इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और एक सर्टेन लेवल के बाद जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करता है। उसी लॉ की वजह से जो है वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का रेट डिसाइड होता है। यानी आप देखिए, तो पहले हमारा वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज किया है और फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज किया है ना। यानी variable cost increases with diminishing rate first and then it increases with increasing rate due to law of variable proportions। देखिए शेड्यूल में जैसे जब आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 दिखाया गया है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। दूसरा है कि 0 से 1 हमारा आउटपुट हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 0 से बढ़ के 20 हो गया, यानी हमारा जो ये कॉस्ट है ये 20 रुपए से बढ़ा है ना। देखिए 20 रुपए से बढ़ा, फिर 1 से 2 हमारा जो आउटपुट बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20 से बढ़ के 30 हो गया, यानी एडिशनल जो चेंज हुआ है वो 10 रुपए का ही हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ हमारा 1 यूनिट बढ़ने पर 20 रुपए बढ़ा, इस बार 10 रुपए बढ़ा, और फिर वैसे ही जब 2 से 3 हुआ है तो ये हमारा कॉस्ट सिर्फ 5 रुपए बढ़ा है। यानी जो बढ़ने का रेट है हमारे वेरिएबल कॉस्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ये पहले डिमिनिश करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है पहले कॉन्केव है, सॉरी कन्वेक्स है। इसके बाद देखिए जैसे ही तीसरे से चौथे यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, फिर से वेरिएबल कॉस्ट हमारा कांस्टेंट रेट से बढ़ा, 4 से 5 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 रुपए से बढ़ा, यानी बढ़ने का जो इसका रेट था फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, और फिर 5 से 6 हुआ तो ये बढ़ने का रेट फिर डबल हो गया। यानी पहले ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, यानी पहले ये कन्वेक्स हुआ फिर कॉन्केव हुआ। दैट इज द शेप ऑफ टीवीसी कर्व इज इन्वर्टेड एस। टीवीसी कर्व जो है इन्वर्टेड एस के आकार का है, एंड इट्स रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से जो है मार्जिनल कॉस्ट हमारा डिमिनिश करेगा पहले, फिर इंक्रीज करेगा, यानी टीवीसी हमारा पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इन्वर्टेड एस के आकार का होता है। ठीक, याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट हमारा हमेशा जो है वो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, क्योंकि हमेशा जीरो आउटपुट पे भी कुछ ना कुछ फिक्स फैक्टर हमारा होता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट के केस में जीरो आउटपुट पे वेरिएबल फैक्टर का यूज जीरो होता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा। इसलिए टीवीसी कर्व जो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। देखिए शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट जो होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का ही सम होता है। तो जैसे यहाँ दिखाया गया, देखिए हम लोग पीछे थोड़ी देर पहले पढ़े कि जितना भी आउटपुट लेवल होगा उस आउटपुट लेवल पे फिक्स कॉस्ट हमारा कांस्टेंट होगा। तो इस शेड्यूल में देखिए आउटपुट 0 है तो भी फिक्स कॉस्ट हमारा 10 है, आउटपुट 1 2 3 4 5 हो गया तो भी हमारा फिक्स कॉस्ट जो है 10 रुपये ही है। वेरिएबल कॉस्ट अपने डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न के रेट से अपना बढ़ेगा घटेगा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। यानी पहले देखिए 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 है, फिर आउटपुट 0 से 1 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये से बढ़ा, फिर 1 से 2 हुआ तो 10 रुपये से बढ़ा, और फिर 2 से 3 हुआ तो 5 रुपये से बढ़ा, यानी 20 30 और 35। यानी पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा है। फिर देखिए 3 के बाद जैसे ही 4 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है 35 से 45, यानी 30 से 35 में जो है 5 रुपये ही बढ़ा था, फिर 35 से 45 यानी 10 रुपये बढ़ गया। इस तरह से 10 के बाद फिर आगे देखिए 45 से 60 यानी 15 रुपये बढ़ गया। तो पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। इन दोनों कॉस्ट को हम सम करते हैं, ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है। जैसे 10 में हम 0 जोड़ दिए 10 हो गया, 10 और 20 30, 30 और 10 40। इस तरह से देखिए टोटल कॉस्ट हमारा निकल गया। ठीक है, तो पांचों यूनिट का जब हम लोग इस शेड्यूल के आधार पे ग्राफ तैयार करते हैं तो हमारा देखिए फिक्स कॉस्ट जो कि कांस्टेंट है, इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यानी परफेक्टली इलास्टिक। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 से ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 होता है, और इन्वर्टेड एस का शेप ये वेरिएबल कॉस्ट हमारा बनाता है। जब हम लोग टोटल कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं तो टोटल कॉस्ट जो है उसका ओरिजिन पॉइंट ठीक वहीं होगा जहां से फिक्स कॉस्ट का होता है, क्योंकि देखिए आउटपुट जब 0 है तो हमारा फिक्स कॉस्ट 10 है, और वेरिएबल कॉस्ट 0 होने की वजह से टोटल कॉस्ट भी हमारा 10 होगा, यानी टोटल कॉस्ट इज जस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 0। तो ऐसे सिचुएशन में जो है
हमारा टोटल कॉस्ट वहीं से शुरू होगा जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद जो भी चेंज हमारे टोटल कॉस्ट के फिगर में आता है, देखिए जैसे यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारा 10 रुपए से बढ़ा, सॉरी 20 रुपए से बढ़ा, तो ये 20 रुपए क्यों बढ़ा? क्योंकि 20 रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा था। यहाँ देखिए 30 से 40 हुआ, यानी 10 रुपए बढ़ा हमारा टोटल कॉस्ट, तो ये टोटल कॉस्ट 10 रुपए क्यों बढ़ा? क्योंकि 10 रुपए ही वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा है। फिर टोटल कॉस्ट 5 रुपए बढ़ा, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए से बढ़ा है। तो जीरो के बाद जो भी आउटपुट लेवल पे हमारा कॉस्ट चेंज होता है वो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में होने वाली चेंज की वजह से चेंज होता है। इसीलिए टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो ठीक वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होता है, यानी टोटल कॉस्ट में भी उतना ही चेंजिंग आएगा जितना कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंजिंग आता है। और इसी वजह से जो है हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो जस्ट पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी इन्वर्टेड एस के शेप का ये भी होगा। देखिए लिखा गया है टोटल कॉस्ट कर्व इज आल्सो ऑफ इन्वर्टेड एस शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड इट इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा जिसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, तो वो टोटल फिक्स कॉस्ट का हमारा जो फिगर होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसी वजह से दोनों में होने वाले चेंज का डिफरेंस सेम होगा, और इसी वजह से टीसी कर्व जो है वो टीवीसी के पैरेलल होता है। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में पढ़े कॉस्ट का मीनिंग, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के मीनिंग के बारे में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।